गोट हंटिंग ट्राइबल मटन। गया नाम का एक ट्राइबल गांव था। वहां के लोग बहुत भोले थे और बहुत भले थे। उस गांव में बहुत सारे विजिटर्स आते थे। एक दिन उस गांव में जिम्मी और बबलू नाम के दो लोग कार में आए। गांव में आने के बाद वहां के बकरियों को देखकर जिम्मी से बबलू, अरे यार देखा, यहाँ के बकरे एक से बढ़कर एक तगड़े हैं। अरे इसके अगले टांग के अगर मांस खाया तो बस। अरे ये क्या हिसाब है यार, अगली टांग पिछली टांग। अरे यही तो बात है, वो पिछली टांगों पर खड़ा होकर पेड़ से पत्ते तोड़कर खाता है ना, इसीलिए उसकी पिछली टांगें बहुत सख्त होती हैं, पर अगली टांगें काफी नरम होती हैं यार, बहुत ही जूसी होता है। यार तू कह रहा है तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो एक बकरा खरीद कर उसे पका कर खाते हैं यार। अरे ट्राइबल एरिया में आकर बकरा खरीद कर खाओगे? अरे तुम मूर्ख हो। अरे ट्राइबल्स कौन होते हैं जो बहुत भोले भाले होते हैं, उन्हें तो आराम से ठगा जा सकता है। तो तुम एक हफ्ते के लिए अपना जबान बंद रखो, तो हर दिन एक बकरा खाएंगे। तब दोनों मिलकर उन बकरियों के मालिक गिरधर के घर गए। बबलू गिरधर से, भैया हम लोग शहर से आ रहे हैं, मेरा नाम बबलू है और इसका नाम जिम्मी है, एक हफ्ते के लिए रहना है, कितने पैसे लगेंगे? क्या बात कर रहे हैं साहब, आप हमारे मेहमान हैं, आप एक गांव देखने आए हैं तो आप हमारे घर रहिए, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से रहिए, गांव देख कर जाइए। ठीक है भैया, एक हफ्ते के लिए रहकर गाँव पूरा देख कर जाएंगे, कहकर अंदर चला गया। तब गिरधर के पास आकर उसकी बेटी सती, बापू ये दोनों ठीक नहीं लग रहे हैं, देखने में तो मुर्गी चोर लगते हैं। उन दोनों में वो बबलू जो है उससे बचकर रहना चाहिए, उन्हें घर में रहने क्यों दिया? अरे बेटे तुम खामखा हर एक पर शक करती रहती हो, वो हमारे मेहमान हैं, ऐसा नहीं कहते बेटा, कहकर चला गया। उस रात को बबलू ने एक बकरे को चुरा लिया, उसे दूर ले गया और काट कर पकाया। उसे पकाने के बाद उस पकवान को जिम्मी और बबलू मिलकर गिरधर के घर ले आए। गिरधर से बबलू, भैया आप सब घर वालों को बुलाइए, अभी अभी मैं एक बकरे को खरीद कर उसे पका कर लेके आ रहा हूँ। हम खाने के मूड में नहीं है, हमारा एक बकरा गायब है, उसको लेकर मेरे पिताजी चिंतित है। अरे कौन सा? वो जिसका बड़ा सा मस्सा है? अरे वो कहीं नहीं गया होगा, यहीं कहीं पत्ते खा रहा होगा, आ जाएगा, नहीं तो किसी के पेट में चला गया होगा, उसके कारण आप लोगों को पुण्य भी मिलेगा। गुनगुन कुछ नहीं है, जो भी उस बकरे को खा रहा होगा उसे दस्त लगेंगे और वो मर जाएगा। ये सुनकर जिम्मी, अरे यार ये तो श्राप दे रही है, कहीं वो सच ना हो जाए यार। उसका सर, पहले तू चुपचाप उसके अगली टांग खा। फिर बबलू गिरधर से, भैया पहले इसे खा लो, फिर हम सब मिलकर उस बकरे को ढूंढते हैं। तब सबने मिलकर वो मटन करी खाया। यूं हर रोज बबलू एक बकरी को चुराता, उसका मटन पकाता और सब मिलकर खाते। सती अपने पिताजी से, बापू मुझे तो शक है बबलू अपनी बकरियां चुरा रहा है और उसे पकाकर हमें ही खिला रहा है, उसे बांधकर 2-4 रस्सी दोगे तो वो सच उगलेगा। ना बेटे, तुम जंगल की बेटी हो, ऊपर से लड़की हो, यूं हिंसा पे ना उतर आओ बेटा, बिना सच को जाने किसी को दोषी नहीं ठहराते बेटा। बापू इतना भोलापन भी किस काम का, वो हर रोज मटन बनाकर लाता है और कहता है कि मस्से वाली बकरी, काली बकरी, गोरी बकरी, तो आपको शक नहीं होता? अब देखते जाओ, आज रात को मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। उस रात को सती बकरियों का पहरा देने लगी। तभी जिम्मी और बबलू चोरी छिपे आकर एक बकरी को उठाकर चले गए। अब उसे काटने ही वाले थे कि सती
गिरिधर और सारे गांव वालों को लेकर वहां पहुंच गई। तब उन्होंने बबलू और जिम्मी को पकड़ा। उन्हें देखकर बबलू, ओ यार ये क्या हो गया, मैं और बकरी को काटने वाला था। वो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, लगता है मुझ पर कोई भूत सवार है। जी हाँ, आप पर तो मटन खाने वाला भूत सवार है, अभी उसे छुड़ाते हैं, देखते जाओ कमीने। कहकर सबने मिलकर बबलू और जिम्मी को खूब मारा। बाद में उन दोनों को बांध दिया पेड़ के साथ। तब जिम्मी, अरे भाई साहब, हम बेवकूफ थे जो हमने बकरियां चुराई। उन बकरियों के पैसे दे देंगे भाई साहब, हमें छोड़ दीजिए भाई साहब प्लीज। अरे सिर्फ बकरी के पैसे नहीं, तुम दोनों को दोबारा यहाँ आना नहीं चाहिए, समझे? ठीक है मेरी माँ, दोबारा कभी इस इलाके में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, आज के बाद हमने मटन खाना ही छोड़ दिया है। कहकर गिरिधर को पैसे दिए और अपने कार में बैठ के वहां से भाग गए। गरीब किसान का लॉटरी बना करोड़पति। एक गांव में लखपतराव नाम का एक किसान रहता था। उसके नाम के विपरीत उसकी सारी जिंदगी गरीबी में ही गुजर गई। लखपतराव के पास सिर्फ 1 एकड़ की जमीन थी। जुताई के लिए पानी नहीं था, कम से कम खाद के लिए भी पैसे नहीं थे। वो फसल भी ठीक से नहीं उगता था। लखपतराव की पहली पत्नी के देहांत के बाद अपनी बेटी गुड़िया की देखभाल के लिए उसने अरुणा से दूसरी शादी की। अरुणा और लखपतिराव को मोगली नाम का एक बेटा हुआ। अरुणा महक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन लखपतिराव से अरुणा, क्यों जी, अब भी आपको समझ में नहीं आया क्या? ये पैदा होते ही इसकी माँ मर गई। के बड़े होने के साथ साथ आपके कर्जे भी बढ़ गए। ये बदकिस्मती की देवी है जी, तुरंत इसे किसी अनाथ शरणालय में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर हमें ये समस्याएं उठानी पड़ेगी। बेचारी महक को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। कृपया करके ऐसा मत बोलो, इसकी माँ बीमारी की वजह से मर गई है। मेरे पास निवेश नहीं था, इसीलिए मेरे कर्जे बढ़ गए। उसके लिए ये क्या करेगी? बेचारी छोटी बच्ची है, इसे कुछ मत कहो। ठीक है, अब बदनसीब वालों को मैं कैसे समझा सकती हूँ। आप बाढ़ में जाओ, जे क्या, मगर आपके साथ साथ मैं और मेरा बेटा भी डूब रहे हैं ना, यही मेरी समस्या है। लखपतिराव कुछ नहीं बोल पाया। एक दिन लखपतराव और अरुणा दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे। इस बार उनका फसल उग के हरा भरा निखर रहा था। इस बार फसल बहुत अच्छे से उगा है, इसे बेचकर हम पेट भर के खा सकते हैं। इतने में महक वहां आई। ए, तू यहाँ क्यों आई, बदनसीब बच्ची? अगर तुम्हारी नजर पड़ी तो हाथ आए फसल भी नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत अन्याय है। छोटी बच्ची से ऐसे बर्ताव करोगे तो उसका दिल टूटेगा। इसका दिल टूटने के बारे में छोड़ो और इसकी वजह से हमारा घर टूट रहा है, उसके बारे में सोचो। कह रही थी कि इतने में एक बड़ा सा तूफान आया और उसके साथ साथ हवा भी बहुत तेजी से आने लगी। उसकी वजह से फसल पूरा खराब हो गया। 1 घंटे के बाद तूफान रुक गई। अरुणा लखपतराव और महक की तरफ गुस्से से देखने लगी। ऐसे मत देखो, मौसम हमारे हाथ में नहीं रहता है ना, वो भगवान के हाथों में रहता है। महक खेत के पास आने की वजह से ही तूफान आई है कहकर कैसे बोल सकती हो? हम अगर घर में रहे तो भी तूफान आएगी ना। अब बस कीजिए, इसकी वजह से और कितने भी अनर्थ हो जाए तब भी आप इसके तरफ ही बात करेंगे। अगर ऐसे ही चला तो किसी दिन हमें जरूर भीख मांगने की परिस्थिति आएगी। लखपतिराव और महक दोनों बहुत दुखी हुए। एक दिन लखपतिराव परिवार उस गांव के मेले में गए। लखपतिराव मोगली और महक से, देखिए बेटा, यहाँ खरीदने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 10 रुपए ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप कोई एक ही चीज खरीदिए। पिताजी, मैं कॉटन कैंडी खरीदूंगा। इतने में एक लॉटरी स्टॉल वाला, आइए जी आइए, हमारा लॉटरी कंपनी की स्थापना करके 10 साल होने के अवसर पर मैं आपको एक बहुत बड़ा मौका दे रहा हूँ। आप सिर्फ 10 रुपए लगाकर लॉटरी खरीदेंगे तो बस है, अगर गए तो 10 रुपए, आए तो 10 करोड़। मगर वो लॉटरी देश भर में सिर्फ एक को ही मिलेगा, क्या पता वो भाग्यशाली आप ही हो सकते हैं। आइए जी आइए, जल्दी कीजिए, कहकर पुकारा। पिताजी, मैं वो लॉटरी टिकट खरीदूंगी।
देखा इसकी बदनसीबी, मेरा बेटा तो वो 10 रुपए से कम मिठाई खरीद रहा है और ये एक बेकार की कागज का टुकड़ा खरीद रही है। ये है इसकी किस्मत। जाओ जाओ, वो लॉटरी टिकट खरीद कर तुम्हारे नोटबुक में छुपाकर जिंदगी भर उसे देखते रहना, वैसे तुम्हारे लिए सिर्फ वही बचेगा ना। मेहर तुरंत जाकर उस स्टॉल में लॉटरी टिकट खरीदी। वो स्टॉल वाला लॉटरी टिकट खरीदने वालों के फोटोस निकाल रहा था। महक की भी फोटो निकाला। उस रात महक अपने माँ के फोटो के पास वो लॉटरी टिकट को लगाई। 4 दिन के बाद मोगली एक न्यूज़पेपर पकड़कर भागते हुए घर आया। माँ देखिए, दीदी का फोटो न्यूज़पेपर में आया है। ऐसे खुश होकर बोल रहा था। अरना वो न्यूज़पेपर लेकर देखी। फ्रंट पेज में महक की फोटो दिखाई दी। बगल में 10 करोड़ की लॉटरी जीतने वाली लकी महक कहकर वहाँ लिखा हुआ था। वो देखकर अरना दंग रह गई। वो पेपर देखकर लखपत राव के आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। महक अपने माँ के फोटो को नमस्कार की। अरुणा महक से, मुझे माफ करो बेटी, मेरी जैसी माँ इस दुनिया में किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे पैसों पे जीने का अधिकार हमें नहीं है, इसलिए मैं और मेरा बेटा घर छोड़कर चले जा रहे हैं। नहीं माँ, ऐसे मत कीजिए। तुम और छोटे भाई के बिना मैं इस पैसों का क्या करूँगी? आपके बिना कैसे खुश रह सकती हूँ, बोलो। अरना महक को प्यार से झप्पी दी। थोड़े दिनों में वो लॉटरी के पैसों को एक ट्रैक्टर में गांव ले आए। उस ट्रैक्टर में उतने सारे पैसों को देखकर गांव वाले आश्चर्य हो गए। ऐसे लखपत राव का परिवार उस गांव में बहुत जमीन खरीदे, बहुत बड़ा घर भी बनाए, गरीबों को दान धर्म भी किए और अरना महक और मोगली दोनों को बराबर देखने लगी।